नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन के साथ दबाइए ताकि हर एक अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए, स्वागत करते हैं दी अंबर जैदी ऑफिशियल से अंबर जैदी, एक ऐसा चेहरा जो भारत में भारत की बात करती हैं, मुखर हैं और उसी के साथ ग्राउंड पे भी काम करती हैं। इससे पहले अंबर जैदी जी से हमने प्रारब्ध पे बात की है, थोड़ा-सा छोटा गैप ज़रूर हुआ है। अंबर जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, जी, आपने आमंत्रित किया मुझे। अंबर जी, नीतीश कुमार जी इतने प्रचंड जनादेश के बाद वापस आए हैं और ये हुआ कि बिहार चुनाव ने न जाने कितने इतिहास पलट के रख दिए। कुछ लोगों के तो भूगोल तक बदल गए, ऐसा है। वहाँ से वोट चोरी एक दूसरे लेवल पे कुछ लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी अक्सर विवादों में तो नहीं रहते, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ आके चिपक जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक डॉक्टर बेटी जो कि हिजाब में थी, उनको हिजाब हटाने का प्रयास करते हुए देखा गया। अब इसकी नीयत पर, इसके तरीके पर, इसके तमाम और पक्षों पर इतनी बातें हो चुकी हैं। कई जगह एक तरफ़ा बातें हुई हैं, कई जगह तो उसे दूसरे आयामों पर ले जाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग दूसरे साइड से भी निकल के चले आए कि साहब आपने, फलाने जी ने जब घूंघट पे बात की तो आपने बात नहीं किया, फलाने जी ने जब किसी का आँचल पकड़ लिया तो आपने बात नहीं किया। ये आरोप-प्रत्यारोप, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमने एक अच्छे समय का इंतज़ार किया जब ये सारा पानी थिरा जाए और थिराने के बाद इससे कुछ सार्थक बात हो। मैं केवल आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसमें कहीं से कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप राष्ट्रवाद को जीती हैं, राष्ट्रवाद को पहनती हैं, ओढ़ती हैं, खाती हैं। मैं भाव की बात कर रहा हूँ, इसका लिटरली ये मतलब नहीं कि आप डाइनिंग करती हैं आई राष्ट्रवाद अंडरस्टैंड। का। लेकिन ग्राउंड पे भी आप बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, अलग-अलग तबके के उसमें काम करती हैं। अंबर जैदी इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मैं ना आपको किसी का पक्ष लेने के लिए कहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या पक्ष है? एक ओजस्वी भारतीय मुसलमान महिला का क्या पक्ष है? बहुत धन्यवाद अवनीश जी। ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे टीवी में हमने बड़ी चर्चा की और बहुत सारी बहस रही इसके ऊपर, और एक अलग ही हमने इसके ऊपर रूप देखा जिस तरह से चर्चा हुई। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, उसके बाद कई सारे ऐसे बयान आए जिसपे उतनी ही चिंता हमें और उतनी ही हमें गुस्सा लोगों के बीच में नजर आना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार के उस स्टेप को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हुई। हालांकि जिस तरह से उन्होंने उनका निकाब खींचा उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं एक महिला होने के नाते मैं नहीं कह सकती, हालांकि वो एक बुजुर्ग है, पिता तुल्य हैं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं रही होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते या कोई भी पुरुष हो, हम किसी भी महिला की निजता पर हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो हमें ये तो मेंटेन करना ही करना है। और उस पे राजनीति जो हुई वो अफसोसजनक है कि पाकिस्तान के शहजाद भट्टी तक धमकी दे रहे हैं और मामले को इतना ज्यादा ग्लोबलाइज और इंटरनेशनलाइज किया गया। हमारे विपक्ष ने बड़ा इस मुद्दे को उठाया, जबकि उसी समय पे हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के शामली में एक घटना हुई जहां पर ताहिरा का कत्ल हुआ, साथ ही दो मासूम बच्चियां आफरीन और सहरीन को भी कत्ल किया गया। और उस केस में हमने ये देखा कि वो जो फरीद था, जो इसका हस्बैंड था ताहिरा का, वो बच्चियों को स्कूल तक नहीं भेजता था, ना आधार बनवाए थे, क्योंकि आधार पे पिक्चर्स क्लिक होती हैं। तो ऐसे में हम जो ग्राउंड पे रेडिकलाइजेशन है उस पर कोई जिम्मेदार और सार्थक चर्चा ना होते हुए देखते, बल्कि हमने एक ऐसे मुद्दे पर हमने राजनीति होते हुए देखी जो बहुत अफसोसजनक था। मैंने टीवी पर भी यही बोला कि सुमैया राणा जो है वो एफआईआर कराने पहुंच जाती है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन ताहिरा के साथ क्या हुआ उस पर किसी को भी चिंता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि देखिए, यहाँ पर ये कोई राजनीति के मुद्दे नहीं है कि उन्होंने निकाब खींच दिया, या हमें आवश्यकता है कि हम सही मुद्दों को
हम आइडेंटिफाई करें, उस पे काम करें। राजनीति तो होती ही रहती है, राजनीति के लिए बड़े सारे मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे विपक्ष के पास मुसलमान महिलाओं के नाम पर ही राजनीति करने के अलावा या मुसलमानों के नाम पे ओवरऑल राजनीति करनी आती है उनको। ग्राउंड के अगर मुद्दों की खबर होती या उनको नफ्स पता होती तो शायद वो इतने वर्षों से विपक्ष में ना बैठे होते। और यही वजह है कि वो अभी भी वही 1970 का भारत समझते हैं और उसी के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और मुसलमानों को तो खास तौर से हिजाब के बुर्के की बात आती है, फिर से वही बहस शुरू हो जाती है कि टीवी पर सब वही बोल रहे थे कि भाई हिजाब और बुर्का हमारा जो है वो एसेंशियल टू इस्लाम है, और कैसे आप इस पर एक बार फिर से वही बहस हो जाती है। अगर एसेंशियल टू इस्लाम है और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस भी, एक तरफ तो एसेंशियल टू इस्लाम बोलते हो, दूसरी तरफ बोला ये जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो फिर ताहिरा आफरीन और सहरीन की फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या, जहां पर 3 मासूमों का कत्ल हो जाता है सिर्फ उस मानसिकता के चलते, जहां पर ये पुरुषों को सिखाया जाता है कि अगर आप अपने परिवार की महिलाओं को बुर्के में, पर्दे में नहीं रखेंगे तो आपको दोजख में जाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की महिलाओं को बुर्के में रखें। तो ये एक सच्चाई है हमारे देश की और हमारे समाज की, कि वो भारत जहां पर महिलाओं को देवी तुल्य माना जाता है, महिलाओं की पूजा की जाती है, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन उस देश में किस तरह से कल्चरल इन्वेजन हुआ और उस कल्चरल इन्वेजन को धर्म का, इस्लाम का नाम देकर लोगों पर इस तरह से मुसल्लत किया जा रहा है। और हमारे ही देश के लोग, मैंने बड़े सारे लिबरल्स को देखा जो हिंदू हैं, वो कहते हैं कि भाई सिख भी तो पगड़ी पहनते हैं तो ये मुसलमानों का हिजाब है। तो ऐसे अनपढ़ लोग हमारे देश में आज भी हैं जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड और लिबरल समझते हैं, जिनको यही नहीं पता कि सिखों में सिख होने के लिए उनकी पग बहुत आवश्यक होती है। मुसलमानों के लिए तो अब तक, अगर भारत के ही अगर हम हिजाब और बुर्के के उसको हम केस को देख लेते हैं, 2 हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितनी ही बैक टू बैक लंबी लंबी सुनवाई चली, आज तक ये कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया है कि हिजाब और या हिजाबी को कह लेते हैं, बुर्का तो खैर एक आउटर गारमेंट है, हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं है। बावजूद उसके ये लोग इस तरह से मातम मनाते हैं और कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको मुसलमानों के ऊपर हमला बता दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति ने भारत के मुसलमानों को पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया है। मुसलमानों की जो वोट की अहमियत होती थी वो अब खत्म हो चुकी है। पूरे ही भारतीय अगर हम राजनीति में मुसलमानों को देखते हैं तो इररिलेवेंट हो चुके हैं, मैं मानती हूँ, और इसके खुद जिम्मेदार भारत के मुसलमान हैं। आपने एक बड़ी मतलब थोड़ी सी हार्ड लाइन बोल दिया। आपने कहा कि मुसलमान भारत की राजनीति में इरेलेवेंट हो चुके हैं। ये इरेलेवेंसी किस टर्म में? एक तो 2014 से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान वाकई भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, वोट नहीं देते, हम उसमें नहीं जाएंगे कितने परसेंट देते हैं, कितने परसेंट नहीं देते हैं। वो प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी चलता है, भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये अलग बात है कि उन्हीं के कथित राष्ट्रवादी जो परम उनके समर्थक है वही दौड़ा लेते हैं, नहीं साहब इनका साथ नहीं चाहिए, इनका विश्वास नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। ये एक अलग विषय है, हम उस पर नहीं जाते, एक बड़ी चर्चा करते हैं। आपने कहा इरेलेवेंसी की बात, इरेलेवेंट अगर वाकई हो गया है तो क्या फिर मुसलमान को या भारत की खासतौर से उस बिरादरी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इरेलेवेंट होके भारत में फिर हमारा वजूद क्या रहेगा? मैं पॉलिटिकल वजूद की बात कर रहा हूं, और राजनीति बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने मरहले हल कराने हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, भारत के डेमोक्रेसी में अपना रोल निभाना है और मजबूत करना है। एक बड़ी आबादी अगर डेमोक्रेसी में अपना वजूद खो देगी तो फिर कैसे चलेगा? इसके लिए क्या रास्ता है? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो तो उनको बीजेपी से डराती हैं, वो तो कहती हैं तहवान है, शैतान है, तुम्हारा यह छीन लेंगे, तुम्हारा वह छीन लेंगे। तो क्या हल है फिर? देखिए, मुझे लगता है हल तो सिर्फ यही है कि मुसलमानों ने अब तक 80 साल हो रहे हैं इस देश में आजादी मिले लोगों को, और भारत जो है कहां से कहां तक पहुंचा है। और एक सेकंड, जस्ट आई एम सो सॉरी, ये यस कोई बात नहीं, हम लोग एडिट कर लेंगे। एक हल्की सी आवाज आ रही है, नो इशू। नहीं, वो बीच में ना बैकग्राउंड में इरिटेशन आ रहा था, जस्ट स्विच्ड ऑफ। हाँ, एक हल्की सी आवाज आ रही थी, नो इशू। आप फ्रेशली कंटिन्यू कर लें, एडिट हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू।
ठीक है, जवाब से मैं ले लेती हूँ, है ना? देखिए अवनीश जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इसका जो हल है वो यही है कि अब तक मुसलमानों को यही समझ में नहीं आया है कि अपने अपने वजूद की अहमियत कैसे दिलाई जाती है, एक प्रेशर ग्रुप कैसे बनाया जाता है, अपनी लीडरशिप का होना कितना आवश्यक होता है, समाज में एकता और देश के प्रति जो सम्मान होता है वो कितना आवश्यक होता है। हम ये देखते हैं कि भारत में आज भी मुसलमानों को हालाँकि ये बात है एक मतलब टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब आप किसी एक इस्लामिक स्कॉलर से या आलिम से पूछेंगे, वो कहेंगे इस्लाम में कोई फ़िरका परस्ती या कोई धर्म और वो जाति के आधार पर नहीं बाँटा जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में मुसलमान जो है जाति के आधार पर बँटे होते होते हैं, फ़िरका परस्ती के आधार पर बँटे होते हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके आधार पर बँटे होते हैं और यही वजह रही है कि भारत के मुसलमान एक नहीं हो पाए हैं और उनको जो ये पार्टियां हैं उन्होंने बांटा अलग अलग उसके नाम पर मदरसे बनाए गए और उन मदरसों को इतना पावरफुल किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों को जन्म दिया गया और उसके आधार पर भारत में तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत हुई और यही वजह है कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते मुसलमानों को कभी भी वो लीडरशिप नहीं मिल पाई जो उनके पास होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना कुछ अलग से कुछ और बना ले, लेकिन आपको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना होता है। आप एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैं जब भी हम इंडियन डायस्पोरा पे बहस करते हैं तो हम ये कहते हैं क्योंकि भारतीय जो है हमारे जो विदेशों में रहते हैं वो प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं करते, वो अपना आप में ही लगे रहते हैं, अपनी तरक्की में अपनी पढ़ाई में अपना आप में रहते हैं। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी एकता को मेंटेन रखें, अपनी अहमियत को का एहसास दिलाएं और आपकी एक लीडरशिप होनी चाहिए जो अपने मुद्दों पर बात करे, आप मुखर होकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें और उनको मनवाएं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे अब उसके विपरीत होता ये कि जो कोई गलत बात होती है उसको मनवाने के लिए तो लोग सड़कों पे धरनेबाजी के लिए आते हैं। उनको आज तक यही समझ में नहीं आया कि हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हैं। आज भी उनको कोई भी विपक्षी पार्टी जो है वो स्टीयरिंग से घुमा देती है। सीए के नाम पर आप शाहीन बाग बना लीजिए, 3 तलाक के नाम पर आप सड़कों पे उतर आइए, लाखों की संख्या में इंडिया गेट पे आ जाइए, कोर्ट के फैसले को बदलवा दीजिए। जिनको आज तक यही समझ में नहीं आया कि अगर हमारे ही समाज की बेटियों को, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा। और वैसे भी ये बात तो विद्वानों ने कही है कि अगर किसी भी समाज की महिलाओं की स्थिति का अंदाजा, किसी भी समाज की स्थिति का अंदाजा लगाना है तो उसकी महिलाओं को देख लीजिए, उसकी महिलाएं कितनी साक्षर और संपन्न है। तो जब यहीं से शुरुआत नहीं हो पा रही और तो हम आगे क्या देखेंगे? इसका हल यही है कि जब तक मुसलमान अपने आप को भारत के साथ उसी तरह से एसिमिलेट नहीं करेंगे कि हम भारतीय पहले हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुसलमानों की सभी समस्याओं का हल ये है कि वो अपने आप को सबसे पहले भारतीय मानना शुरू कर दें। ये अगर मानना शुरू कर देंगे बाकी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और कोई भी आपको भारत के अंदर इस तरह का ना कोई हंगामा दिखेगा, ना कोई आंदोलन दिखेगा। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे भी 1000 गुना तरक्की करेगा बहुत स्पीड से। मैं अगर स्थापित मीडिया की तरह बिहेव करूं तो मैं कह सकता हूं कि अंबर जैदी जी ने बड़ी एक विवादित बात कह दी है। आपने जब कहा कि मुसलमानों की सारी समस्याओं का हल ये है कि वो अपने आप को भारतीय मानना शुरू करें, तो क्या अंबर हाँ, जैदी पहले ये भारतीय माने मानती अपने हैं आप को। कि ज्यादातर मुसलमान अपने आप को भारतीय नहीं समझते? नहीं, 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 मैं ये बात कह रही कि पहले भारतीय मैंने माने। कहा मैंने मुसलमान ये कहा कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर हमारे लिए एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तभी ये कहते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ एग्जैक्टली मेरे लिए पहले मेरा देश है। मेरी पहचान मेरे देश से है, सब कुछ मेरे लिए मेरा देश है और इस्लाम भी ये कहता है हुब्बुल वतनी मिन नफ्सुल ईमान। जो वतन के लिए मोहब्बत है, देश प्रेम है, वो आपके ईमान का हिस्सा है। तो आपका ईमान तो पूरा ही नहीं होता है अगर आप अपने देश के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। आप अपनी पहचान जो वैसे भी अब हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं और यही वजह है क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक इशू है क्योंकि आप खुद को अपनी पहचान के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। आप ओन अप नहीं करें आप कौन है। आप कितना भी माने जाएं कि आप सऊदी अरेबिया से आए थे, आप सेंट्रल एशिया से आए थे, वो सारी कहानियां पढ़े जाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी ओरिजिन को एक्सेप्ट ना करके सब अलग अलग कहानियों में बिलीव करते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से आए थे, हम ऊंट पे आए थे, हम घोड़े पे आए थे, हम नाव में चढ़ के आए थे। भाई आप आए थे तो चले जाइए, फिर वही जिस सामान से आप साधन से आए थे चले जाइए और हमारी जमीन हमको वापस दे दीजिए। तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि आप कहीं से आए थे और आज भी आप सदियों बाद आप यही बोलते हैं कि हम कहीं से आए थे और हम तो वो हैं, तो आप अगर वो हैं तो फिर आप वही रहिए। आप
को छोड़ दीजिए। और देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि इतना बड़ा जो तबका है, 25 करोड़ से ऊपर की आबादी, जो अब माइनॉरिटी नहीं है, और जो मैं सालों से बात कहती हूँ कि नंबर्स के आधार पर भारत के मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, और ये बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि भारत के मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, और ये बात उनके दिमाग से निकलनी चाहिए, जो उनके दिमाग में ये विक्टिमहुड बनाकर रखी जाती है सो कॉल्ड पार्टियों द्वारा। उनको उनके दिमाग से खेलना बंद करना होगा, और जिस तरह से मौजूदा सरकार काम कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा को लेकर काफी अच्छे उन्होंने कार्य की शुरुआत की। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सख्त कदम मदरसों को लेकर उठाने चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम ये देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और कई सारे ऐसे जो संवैधानिक हमारे धाराएं हैं उसके नाम पर हम ये देख रहे हैं कि मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में क्या चल रहा है सरकार को नहीं पता, किस क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है उनको नहीं पता, हमें पता है क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे ही चलते रहने देंगे तो हमारे देश में जो रेडिकलाइजेशन की समस्या है, और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे रेडिकलाइजेशन हो, चाहे छोटा सा मुद्दा हम ताहिरा आफरीन सहरीन की हत्या की बात कर लेते हैं, या फिर देश में जो बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, जो हाफ फ्रंट की बात जनरल वीके सिंह ने कही थी, सॉरी जनरल रावत ने कही थी, उन्होंने उसको ही हम उठा लेते हैं। तो ये मुद्दे हम समझते हैं कि कितना ये क्रूशल है, लेकिन आपको जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ उस पर कोई बड़े फैसले नहीं लेंगे, ये सोच कर कि भाई इस पे क्या असदुद्दीन ओवैसी कितना मातम मचाते हैं, आपको देश के लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आपको मदरसों पर एक बड़ी लगाम रखनी पड़ेगी, आपको मदरसों का जो सिलेबस है वो खुद तय करना पड़ेगा, आपको देखना होगा। अगर आप फंड दे रहे हैं, चलिए फंड, फॉरेन फंडिंग भी आती है उनके पास, अगर आपके देश में फंड आ रहे फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। बहस ये होती है अभी भी जो बांग्लादेश में स्थिति है उस पर कि भाई मुसलमानों के इतने बच्चे हैं, आबादी है, और बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि इस चीज को प्रीच भी करते हैं कि हमें संख्या को बढ़ाना है और इस तरह से एक हमें अपना वर्चस्व स्थापित करना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये सारी चीजें सिखाता कौन है, कहाँ से ये सारी बातें आती हैं, आप इन चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे। जब तक आप सुपरफिशियली हमें नजर आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन जो फंडिंग आती है, जो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा है जो मदरसों को फंडिंग जाती है, या फिर फॉरेन फंडिंग जो उनको एड्स और ज़कात मिलती है, वो भी तो जिम्मेदारी है आपकी। आपको इंश्योर करना है कि बच्चों को सही खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको सुरक्षित माहौल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको सही शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, क्या वो भविष्य के लिए एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे हैं, क्या वो खुद के लिए इस लायक बन पा रहे हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें। वो तो आखिरी में आता है, पहले अपने आप को ही इस लायक हो जाएं कि वो 4 पैसे कमा ले। लेकिन इन मदरसों से निकलकर ज्यादातर लोग क्या कर पाते हैं, कहीं कोई नमाज पढ़ा लेता है, कोई कुरान से पारा पढ़ा देता है, इससे ज्यादा क्या कर पाते हैं। तो हम बल्कि और इस्लामिक मुल्कों में देखते हैं, वहां पर पहले जो बेसिक जनरल एजुकेशन है वो भी साथ में पढ़ाई जाती है। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर मौलाना होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई टीचर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, और साथ में वो इस्लामिक स्टडीज भी करता है। आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी में देख लें, ईरान में देख लें, वहां पर कोई भी सिर्फ मौलाना नहीं होता जिसको दुनिया की किसी और बात का पता ही नहीं हो। तो ये हमारे ही देश में, और ये सिस्टमेटिकली चीजें की गई। आज तक मुसलमानों को यही समझ में नहीं आया कि हमें सिस्टमेटिकली एक दायरे में तय करने के लिए हमको हमारी औकात में रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों ने क्या किया हमारे साथ, हमको छला गया। इतना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज भी उनको नहीं समझ में आ रहा। जो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करता है, उनको कहते हैं कि भाई ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये 3 तलाक पर कानून लेके आते हैं, ये हिजाब पर बात करते हैं। हिजाब आपका नहीं है, बुर्का आपका नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बुर्का अरेबियन अटायर है, वहां पर पुरुष भी बुर्का ओढ़ते हैं और महिला भी बुर्का ओढ़ती हैं। तो भाई भारत के मुसलमान भी बुर्का नहीं, मर्द क्यों बुर्का नहीं ओढ़ते हैं? जब
अरबी आदमी पूरा बुर्का ओढ़ता है वहां पर, तो भारत का मुसलमान बुर्का क्यों नहीं ओढ़ता? मर्द महिलाओं को के ऊपर आप अपनी जो अपना कंट्रोल स्थापित बनाए रखने करने के लिए आप उनको धर्म के नाम पर कंट्रोल करते हैं, जबकि खुद खुले में कुछ भी पहनकर आप कच्छा पहनकर सड़कों पर निकल आते हैं। आप जो चाहे करते हैं क्योंकि आपके पास आजादी है। तो अपने लिए तो आपको संविधान चाहिए, लेकिन भारतीय महिलाओं के ऊपर शरिया लागू रखना है। यूसीसी पे डिबेट आए तो अब शरिया ले आते हैं, लेकिन जब टैक्स लॉज होते हैं तो आपको शरिया भूल जाते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं तो शरिया आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। यही वजह है कि मैंने आपको ये बोला था कि भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन वो अपने आप को सबसे पहले भारतीय मानना शुरू कर देंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यूसीसी आ जाएगा, क्योंकि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं अपने आप को पहले भारतीय मानती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरे देश का संविधान आता है। और वैसे भी अगर आप शरिया की बात करते हैं तो शरिया सैक्रोसेंट नहीं है। आप जितने भी इस्लामिक मुल्कों में जाएं, शरिया से देश चलते हैं, वहां पर क्या आपको बिल्कुल एक जैसे कानून मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर देश में अपने हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो कुरान और हदीस है आपके लिए एक अमल, वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप समय और जरूरत के हिसाब से, माहौल के हिसाब से कानून बदलेंगे। आज हम 2026 में जा रहे हैं और हम बात करेंगे 1400 पता नहीं कब की। तो ये तो हमारी मूर्खता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वहीं पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे देखिए कहीं और के मुसलमान ऐसे नहीं है, किसी भी देश के मुसलमान ऐसे नहीं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जो महिलाओं की तरक्की के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई देखिए, यूएई तरक्की कर रहा है। इनफैक्ट इसराइल के साथ दोस्ती हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हमारे ही देश के मुसलमान इस तरह के हैं, क्योंकि हमारे देश के मुसलमानों की जो मानसिकता है उसको सिस्टमैटिकली इन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसा, उनको फंडिंग, इस सब को दे के उनको जाहिल बनाया गया। और यही वजह कि अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके हालात ऐसे क्यों है। जब आजादी हुई थी तो मुसलमानों की लिटरेसी रेट से लेके उनकी जो फाइनेंशियल उनकी चीजें थी वो बहुत बेहतर थी। लेकिन आज जब रिपोर्ट्स आती, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट आई, जिसमें उन सरकारों के समय में रिपोर्ट जरूर आई, लेकिन उन पर क्या काम हुआ उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। आज जब काम होता है तो कहते नहीं, अच्छा आप सिलेंडर ही तो दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम पे कौन सा एहसान करें। आप राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम पे कौन सा एहसान करें। आपको अगर राशन फ्री में नहीं चाहिए तो आप ना लीजिए, क्योंकि आपको फ्री में सारी सरकार की स्कीमें चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको गाली भी सरकार को ही देनी है। आप वोट नहीं देंगे, सब कुछ आप सवाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इतने सालों में जो मैंने देखा है, पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से मीडिया में ओपन डिबेट्स हुई है मुसलमानों के मुद्दे पे, उसमें एक बड़ा बदलाव मैंने जरूर देखा है। मुझे याद है जब मैं 2015-16 में हम ट्रिपल तलाक पे काम करते थे और आउटरीच हम किया करते थे, तो महिलाओं से बात करना मुश्किल होता था, महिलाएं बात नहीं करती थी। तब से लेके आज तक का सफर, आज कितनी ही महिलाओं को मैं देखती हूँ टीवी पे, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, खुलकर बात करती हैं। तो एक माहौल बदला है, और वैसे भी एक बड़ा बदलाव लाने के लिए एक कंटिन्यूअस हैमरिंग की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सके। और वो परिवर्तन हम आते हुए देख रहे हैं लगातार। उसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कई सारे प्रतीकों की बात की कि भाई बुर्का तो वहाँ मर्द भी पहनते हैं, सही बात है। हमारे यहाँ जो है नॉर्मली पानी उपलब्ध है, उसके बाद भी टोटीदार लोटी की क्या जरूरत है भाई? छपाक छपाक वजू बनाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी वो टोटीदार लोटी लेके घूमना, ये तमाम चीजें हैं। और इसको निश्चित तौर पर आज का जो विपक्ष है वो जब सत्ता में था तब भी और आज भी मुसलमानों को बिल्कुल भेड़ की तरह हाँकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपने जो एक सकारात्मक बात कही कि परिवर्तन हो रहा है, और धीरे 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 ही इसको कहते हैं ना, वो वाली चूहे वाली डिगिंग जो होती है, उस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए सब्र तो रखना ही पड़ेगा। तो चलते चलते धुरंधर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ अंबर जी, आरफा बीबी जैसे लोग बड़ा परेशान है। मैं जब भी सोशल मीडिया पे जाता हूँ, एक्स हैंडल पे जाता हूँ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ उन्हें बड़ा दर्द है, और वो दर्द उनका टपक रहा है। और न जाने कैसे कैसे उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू किया कि साहब देखिए, ये धुरंधर जो है ये भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। भाई, पाकिस्तान के लियारी इलाके, आज ही शाम को हमारे यहाँ रात को 9 बजे लाइव है। मैं आरिफ अजा के भाई से लाइव कर रहा हूँ, और वो इस इलाके को जिया है उन्होंने, वो बेहतर जानते हैं। तो बात वहां की हो रही है, बात पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ जो चीजें चलती थी उसकी हो रही है, बात जाली करेंसी की हो रही है, और बदनाम भारत का मुसलमान हो रहा है।
आरफा जी का दर्द क्या है? देखिए अमीर जी, आरफा जी का दर्द कुछ नहीं। आरफा जी सिर्फ मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहती हैं, चाहे वो मुसलमानों के नाम पर जो सत्ता का विरोध करते करते वो पाकिस्तानी क्यों ना पहुंचा। उनको लगता है, और ये लोग सबसे बड़ा जो इंजस्टिस है वो भारत के मुसलमानों के साथ करते हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए वो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान तक पहुंचा देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान ऐसे लोग करते हैं। वे पाकिस्तान को लेकर धुरंधर बनी। अब धुरंधर फिल्म की हम बात कर लेते हैं। एक स्पाई वर्स क्रिएट कर रहे हैं आदित्य धर, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने उर्दू से लेके अब तक। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक हमारे देश के लोगों ने, आरफा हो या फिर कोई और भी हो, चाहे वो कोई चोपड़ा हो या कोई भी हो, जो इस फिल्म को लेकर, चाहे राठी साहब हो, जो लोग एतराज जता रहे हैं, आप ये बताइए कि धुरंधर फिल्म में कौन सा ऐसा किरदार, कौन सा ऐसा इवेंट है जो हकीकत से जिसका लेना देना ना हो। हर एक हम्म। कैरेक्टर, हर इंसिडेंट फैक्चुअली रिकॉर्डेड वो है। कौन सा ऐसी चीज है जो आराम अपने आप से आदित्य धर ने क्रिएट करके फिल्म में वायलेंस क्रिएट कर दो। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि जितना हकीकत में था उसका ये 10% भी नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे बलोचों के संपर्क में हूँ, मैं जानती हूँ, और मैंने रहमान बलोच को लेकर लोगों से बहुत सारी बातें की, पूछा कि क्या था, कैसे कैसे था। उन्होंने मुझे बताया कि किस किस तरह से वहां पर एट्रोसिटीज होती थी। ओपन एक पार्क था, वहां पर लोगों को कत्ले ओपनली मारा काटा जाता था, जैसे कसाई बाड़े में होता है। इस तरह से लोगों के घुटनों में ड्रिल मशीन से छेद किया जाता था, हम्म। जिंदा काट काट के टुकड़े किए जाते थे। इस हद तक वायलेंस होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लोगों को किस बात की तकलीफ है। अगर पाकिस्तान की हकीकत दिखाई जा रही है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं भाई, पाकिस्तान में जो, चाहे पाकिस्तानी डायस्पोरा हो, पाकिस्तान हो, हर कोई देख रहा है कि भाई ये सही है, बोल रहे, फैक्चुअल है। सरकार को, वहां के एस्टेब्लिशमेंट को तो तकलीफ होगी, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान की असलियत दिखा रहा है। पाकिस्तान हम की कहते हैं कि कुछ तो काम आया, एक बड़ी फिल्म दे दी बॉलीवुड को और हिट दी, और सच्चाई दी बिल्कुल। है। इससे पहले तो हमने देखा है कि यशराज फिल्म बनाते थे जो स्पाई वर्स क्रिएट करते थे, उसमें भारत और पाकिस्तान के स्पाइस का रोमांस दिखाते थे, और वो उनके बीच में पाकिस्तान के स्पाई आके भारत के प्रधानमंत्री को बचा रहे। ऐसा हम जानते हैं कि स्पाइज में इस तरह का रोमांस पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा हो तो दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और अपनी नौकरी से भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो लार्जर देन लाइफ, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, वो सब देख देख कर जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे थे, वो अब एक मेच्योर्ड फैक्चुअल सिनेमा हमारे सामने नजर आ रहा है, जो आदित्य धर ने धुरंधर में दिखाया। और ये दिखाता भी है कि सबसे बड़ी, पता है फिल्म बॉलीवुड की समस्या क्या है? वो आज भी वही बेवकूफ ऑडियंस समझता है जो कभी 20 या 30 साल पहले हुआ बिल्कुल। करते थे, जो लार्जर देन लाइफ फिल्में देख के, उल्टी सीधी गाने और सारी चीजें देख के बड़े खुश हो जाते थे और थिएटर से बाहर निकलते थे और वो पैसा कमाते थे। आज का भारतीय पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, वो हकीकत देखना चाहता है। उसको कोई भी बकवासबाजी, कोई भी ऐसी चीज नहीं देखनी जिसका हकीकत से लेना देना ना हो, या उसमें जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा हो। आप पिछले 2 बिल्कुल। दशक में देख लीजिए, जितनी भी मूवीज बड़ी रही हैं, वो हकीकत से आधारित, हकीकत से इंस्पायर्ड है। लोगों को वही सिनेमा भी भा रहा है। आज का पसंद है। ऑडियंस बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। लोग जब तक फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक वो ऑडियंस को समझकर फिल्में नहीं बनाएंगे, तब तक फिल्में हिट नहीं होंगी। आप कितना भी कहते रहिए कि बीजेपी आरएसएस फिल्में नहीं चलने दे रहा, बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा है, आप कॉपी पेस्ट करके म्यूजिक से लेके कहानी तक हर चीज आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो भाई जनता को आप ओरिजिनल चीज दिखा क्या रहे हैं? जब तक आप हकीकत बिल्कुल। और एक बेहतरीन रिसर्च कहानियां नहीं लेकर आएंगे, तब तक जनता क्या देखेगी? आपको पैसा फ्री में दे दे कोई, आप उठाएं, कॉपी पेस्ट करें, कुछ भी दिखा दें। वो जमाना चला गया जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो आप कहीं और की कहानी यहाँ लाके दिखा दिया करते थे। आज सब कुछ लोग देख लेते हैं, ओटीटी का जमाना है, मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन ऑफ चॉइसेस हैं लोगों के पास। तो ऐसे में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करके ही कुछ बिल्कुल। आप अच्छा क्रिएट करेंगे, जो आदित्य धर ने किया है, और मेहनत उनकी सफल बिल्कुल। लाई। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग उनके उसके विरोध में वीडियो बना रहे थे, एक ऐसी वाहिद फिल्म है जिसने बिना पीआर के इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है, हिस्टोरिक है, बेहतरीन काम किया है। और मैं तो कहती हूँ कि और वीडियोस बनाइए, फिल्म को इसी तरह से प्रमोट कीजिए। अगली फिल्म भी आने वाली है, वो इससे भी बड़ी फिल्म हिट हो। बिल्कुल। और
अब जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जैसी फैंटेसीज जो हैं वो नहीं चल रही हैं। लेकिन एक चीज है, क्रेडिट जाता है अरफा बीवी को। अरफा आप बीवी ने भागवत फिल्म का एक देखी बेहतरीन डायलॉग है अवनीश जी है। उसमें, कि भारत के दुश्मन भारत में पहले है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल सच है कि हमारे ही देश में पहले ही पाकिस्तान के समर्थन में लोग आ जाते हैं कि एंटी पाकिस्तान फिल्म है। भाई एंटी पाकिस्तान फिल्म है एंटी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत हम दिखाएंगे। हम अपने देश में आतंकवाद करवाते रहे और हम फिल्म ना बनाए। हम फिल्म में दिखाएं कि पाकिस्तानी स्पाई बड़े अच्छे होते, वो हमारे यहाँ 26/11 नहीं करने आते, वो तो हमारे पीएम को बचाने के लिए आते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों को तो जहां वो रहते हैं वहीं रखिए। भारत में तो उनका पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए, देश में नहीं घुसने देना चाहिए उनको। बिल्कुल। और हम पाकिस्तान की हकीकत के लिए फिल्म भी बनाते हैं ताकि लोग जानें, और फिर घर में घुस के कायदे से उनका इलाज भी करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें सजाते भी हैं। बहरहाल मैं तो अरफा बीवी को जो है वो बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने फिल्म देखी, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। फिल्म देखने के बाद उन्होंने जो फिल्म का प्रमोशन किया है, तो इसके लिए भी उनको बधाई जाती है। अ, अंबर जी, आपने समय निकाला और अलग-अलग आयामों पे बड़ी खुल के बात की, और जिसके लिए आप जानी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों तक आपकी ये बात पहुँचेगी, और हम दोबारा बहुत जल्द किसी और ऐसे ही विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आज समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। हमें उम्मीद है कि अंबर जी के साथ ये चर्चा आपको पसंद आएगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे अंबर जी जब भी प्रारब्ध के इस मंच पे आएँ, आपको सीधे सूचना मिले। अंबर जी के चैनल का लिंक, हालाँकि अंबर जी तो मतलब आप सबके बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से कहूँगा कि अंबर जी के चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालें, और आप अंबर जी को भी लगातार देखते रहिए, जैसे आप प्रारब्ध को स्नेह देते हैं। समय देने के लिए एक बार फिर अंबर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे यानी अमीश और अंबर जैदी जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।